मैम स्टैट्यूटरी में मतलब जिस किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर हुआ हो वो लिखेंगे कंपनी। हाँ, मैं लेकिन अभी गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रही हूँ। पहले मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात की, फिर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रही हूँ, अब मैं स्टैट्यूटरी पे आऊंगी। ओके, आई थॉट मेरा मिस हो गया स्टैट्यूटरी। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। स्टैट्यूटरी आप सबको पता है, जैसे आयुषी ने बताया, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल है आरबीआई एक्ट, एसबीआई, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ एक्ट, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, एग्जिम, एक्सेट्रा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में मिनिस्टर्स का जो इंटरफेरेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हाई लेवल ऑफ मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, मोर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफिसर्स, लेस इंटरफेरेंस बाय मिनिस्टर्स। और स्टैट्यूटरी इन दोनों के मिडिल में होती है। অনেক প্রবলেম অনেক। क्लियर है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होंगी उनको कैग ऑडिट करेगा। क्या है कैग? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, वो डायरेक्टली ऑडिट करेंगे इसको। और कंपनीज एक्ट जो गवर्नमेंट कंपनीज में हम लिख रहे हैं उसमें लिखेंगे सीएजी किसी को भी एम्पैनल कर सकते हैं प्राइवेट ऑडिटर्स को, और फिर वो प्राइवेट ऑडिटर्स सीएजी को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में इंटरनल ऑडिट्स होते हैं और ये एक्सक्लूड करते हैं सीएजी को ऑडिट्स करने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो अर्निंग्स हैं वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगी और डायरेक्टली पब्लिक अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड जाएगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और वो सर्विस एंड डिसिप्लिन रूल्स जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। आप लोगों ने एथिक्स में पढ़ा होगा, That's good, not problem. सर्विसेज एंड डिसिप्लिन रूल्स पढ़ा है। मैम इन डिटेल नहीं, बट
थोड़ा सा उन्होंने बताया था कि क्या क्या वॉइस एथिक्स होते वॉइस हैं। ब्रेक हो रही है, बस इतना सुनाई दिया, थोड़ा सा बताया था, उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। तो जो ये सर्विसेज एंड डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, ये इनको फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी दोनों में जो इनकी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके अपने इंटरनल मैनुअल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो अच्छा है, सुन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे PSU, PSB और CPSC। ये क्या है? सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहाँ पे गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है। PSB, फिर लिखेंगे CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट की 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है। लेकिन इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक या NBFC या इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज जो भी हैं वो नहीं आती है। इंडस्ट्री को भी भूल सकते हैं। मैम कौन नहीं आती? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, एक चीज और लिखेंगे जो अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये गवर्नमेंट कंपनीज जो ऊपर लिखा है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं वो पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आती थी, लेकिन बाद में कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में आने लगी, और जो इसको चेंज किया गया उसको कहते हैं कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट, क्या है इसका, एक मिनट रुको। हाँ, कॉर्पोरेटाइजेशन। ठीक है मैम, मेरे पास स्पेलिंग लिख दीजिए। CORPORATIZATION। स्प्लिंग। क्या बताया मैंने? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आती थी, अब गवर्नमेंट कंपनीज में आती है। ठीक है, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये एक कलेक्टिव टर्म है सारी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, चाहे वो यूनियन की कंपनी हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो लोकल बॉडीज की हो, लेकिन इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक या NBFC नहीं आते।
एक मिनट रुको। मैं 5-10 मिनट्स लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ। आप लोगों को वॉइस ऑडिबल है अभी? Yes. 5 मिनट्स बाद में फिर से ज्वाइन कर लूंगी। 5-10 मिनट्स बाद। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट कंपनी? इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नमेंट कंपनीज की? अगर हम प्राइवेट कंपनीज से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट कंपनीज में जो सर्विसेज होती हैं वो अफोर्डेबल होती हैं। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज एक रीजन स्पेसिफिक होती है, लेकिन गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है। जैसे मैंने बैंक्स वगैरह में भी आप लोगों को बताया था कि इतने बैंक्स यहाँ पे होने चाहिए। मतलब वो कोशिश करती है कि सबको साथ में लेके चले, पूरा रीजन कवर हो भारत का, एक जगह पे कंसंट्रेशन ना हो। ठीक है? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कितना लिख लिया सबने? चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट कंपनीज के? एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है, इनोवेशन नहीं है, लैक ऑफ इनोवेशन, और अगर कोई कस्टमर गवर्नमेंट कंपनी में जाता है किसी भी काम के लिए, उसको बहुत टाइम लगा देते हैं एक ही छोटी सी चीज को कंप्लीट करने के लिए, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। ठीक है? स्ट्राइक्स बहुत होती हैं, एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक्स। बहुत होती है एम्प्लॉय यूनियन।
मैम किसी का माइक ऑन है शायद। इसका भी माइक ऑन है, प्लीज वो ऑफ कर लीजिए। कितना क्लियर है? अब ये जो चैलेंजेस हमने देखे, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो उनको फ्रीडम, ऑटोनॉमी देना, ठीक है? कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज ने ये सजेशन दिया था कि रत्ना कंपनीज, रत्ना स्टेटस दिया जाए। ठीक है, अब ये क्या है? पहले लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। इसका डिपार्टमेंट, इसका एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जिसने डिसाइड किया था रत्ना स्टेटस। ठीक है, उस टाइम पे ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज में था, लेकिन अब ये कहाँ पे है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अलग से एक डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था लास्ट में। तो रत्ना स्टेटस जिस भी कंपनी को मिलेगा, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी ऑपरेशंस के लिए, उनकी एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होंगी। जैसे वो प्रोफेशनल्स को, कितने प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं, कहाँ से हायर करना चाहते हैं, और कौन सी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ठीक है, तीन तरीके के कैटेगरी हैं इसमें, मिनी रत्ना, नव रत्ना और महारत्ना। मिनी रत्ना में क्या है? जो बहुत सारी चीजें इसमें जानने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन बस लिखेंगे। मिनी रत्ना में क्या है? जो कंपनी लास्ट 3 ईयर से कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। नवरत्ना जो ऑलरेडी मिनी रत्ना है और कुछ अमाउंट डिसाइडेड है कि इतना प्रॉफिट कर रही हो। जब मिनी नवरत्ना बन जाएगी उसके बाद होगी महारत्ना। कि ऑलरेडी नवरत्ना है और प्लस कुछ और कंडीशंस उसने फुलफिल की हैं, बस इतना जानना जरूरी है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया था क्या है? प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कुछ कोई? गवर्नमेंट से शेयर, गवर्नमेंट से शेयर खरीदना, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनीज, लेकिन अपने पास 51% शेयर्स रखती हैं। ठीक है,
प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर सेल कर देती है या ट्रांसफर कर देती है उसका, मतलब उसको जो मैनेज करना है, उसको जो कंट्रोल करना है कंपनी को, वो सब कुछ दे देती है दूसरी कंपनी को, वो है प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसको सिंपली प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं? न्यूज देखा करो। अगर हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे कि हम इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो जो अपोजिशन है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि ये तो इतनी कंपनी बेच रही है, ये तो इतनी कंपनी बेच रही है। तो नाम एक ही है, बस इस तरीके से यूज कर दिया, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब दोनों वर्ड में आप एक बार खुद सोच के देखो कि जब हम सुन रहे हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, तो क्या इतना वो वाला लग रहा है कि हाँ भाई हमने सेल कर दिया, लेकिन वही हम सुन रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, तो है एक ही चीज। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग डिक्रीज होगी, जो हमने गवर्नमेंट कंपनीज के चैलेंजेस देखे थे वो भी डिक्रीज होंगे, इनोवेशन होगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन आएगी, ऑटोनॉमी इंक्रीज होगी। वेलफेयर स्कीम्स में ये पैसे जो अब प्रॉफिट होगा वो लगाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी डिक्रीज होगा। और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है कि एमएनसी मोनोपोलाइज की एक्सप्लॉइटेशन होगा वर्कर्स का, और गवर्नमेंट कंपनी अगर कभी बंद होती है तो वो एक नोटिस जरूर देती है, वो एकदम से बंद नहीं होती, थोड़ा टाइम पीरियड मिलता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता, वो जब मर्जी निकाल भी सकते हैं विदाउट नोटिस। नोटिस दिया जाता है बहुत सारी कंपनीज में, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो जॉब लॉस थोड़ा इजीली हो जाता है प्राइवेट में। ठीक है, नाइनटीन 1991 में फर्स्ट टाइम ये डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड इंटरिम बजट में यूज हुआ था। जब नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम सभी गवर्नमेंट कंपनीज में शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, फिर 1998 में वाजपेयी ने कहा था कि हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर जैसे रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट फेज्ड मैनर में करेंगे। इतना लिख लिया सबने? रेलवे फेज्ड मैनर में करेंगे। मैम एग्जांपल्स क्या थे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में रेलवे के बाद? एग्जाम्पल दिया ही, दिया था क्या? हाँ
मैम रेलवे डिफेंस बोला था। अच्छा, वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर जयश्री, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर जैसे रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? लिख लिया सबने? जयश्री लिखा, आयुषी, पंकज, मनन, आधे बच्चे तो कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। हो गया। यस मैम। फिर यूपीए 2004-2009 के बीच में लेफ्टिस्ट पार्टीज के प्रेशर की वजह से उन्होंने कहा कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से, और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो लॉस में जा रही है, जिसको उन्होंने सिक कंपनी कहा, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे टैक्स पेयर्स के पैसे से। फिर यूपीए 2 गवर्नमेंट 2009 से 14 के बीच में उन्होंने कहा सारी गवर्नमेंट कंपनीज अप टू 49% तक डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट 51% शेयर होल्डिंग मिनिमम रखेगी। ठीक है, हमने ईटीएफ पढ़ा था, याद है आप लोगों को? ईटीएफ याद है? यस शिवम, ईटीएफ याद है आप लोगों को? अपने रिवाइज करना, वो भी इस टाइम पे लॉन्च किए गए। बेसिकली ये डिसीजन था कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे जनरेट किए जाए, तो उनके ऑप्शंस निकाले जा रहे थे। ठीक है, तो ईटीएफ, सीपीएसई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी लॉन्च किए गए। प्रॉब्लम है। अब लिखेंगे आप मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड करता है कंपनी पे। नहीं तो क्या 2014 के बाद क्या क्या मेथड्स दिए गए? एक तो कन्वर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आईपीओ इशू करना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, एक्सचेंज सेकेंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें शेयर्स ऑफर किए जाते थे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ऑफर फॉर सेल, गवर्नमेंट सेल करती है शेयर्स को बोथ रिटेल और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को।
क्लियर है? एक इतना लिख लिया सबने? अब आप लिखेंगे न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी 2021। स्ट्रैटेजिक और दूसरे साइड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। स्ट्रैटेजिक में एग्जाम्पल जो लिखेंगे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, नॉन स्ट्रैटेजिक में स्ट्रैटेजिक में लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम 1 गवर्नमेंट कंपनी विल बी केप्ट। रिमेनिंग या तो प्राइवेटाइज, शटडाउन या फिर मर्ज। ठीक है, इसका हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, विजय और देना बैंक, जिसको मर्ज कर दिया था। ठीक है, नॉन स्ट्रेटेजिक में लिखेंगे नो गवर्नमेंट कंपनी विल बी केप्ट। क्लियर है? बजट जो हमने देखा, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से आर्टिकल में आता है? 112। तो कैसे है? ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना।
अब जो इसमें लिखना है ये मैं आप लोगों को जो पहले लिखवा चुकी हूँ ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हमने लिखा टैक्स में, तो वहाँ पे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स लिख लिया। इनडायरेक्ट लिखा तो वहाँ पे जीएसटी, कस्टम एक्साइज वगैरह लिख लिया। नॉन टैक्स लिखा तो जो मैंने आपको रेलवे टिकट्स वगैरह का एग्जाम्पल दिया था वो लिखा। एक्सपेंडिचर मैंने जो वहाँ पे लिखवाया था आपको वो आप इसमें लिखेंगे। और सब्सिडीज, डिफेंस के लिए जो भी चीजें हम खरीदते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब इसमें आएंगे। जो 1 ईयर से कम के लिए या डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होते हैं वो सब इसमें आएंगे। फिर कैपिटल में आप लिखेंगे डेट में वो डेट्स जो जिसके लिए हमें कुछ पे करना होगा वापस में, लेकिन नॉन डेट्स में हमें वो पे नहीं करना होगा, ठीक है। और एक वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैम वॉइस क्रैक हो गई तो थी। ये इससे आपको लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये बन गया आप सबका। ये कर लिया, लिख लिया सबने। इससे लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या लिखा? कि एक्सटर्नल बोरिंग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो जो फेवर और अगेंस्ट में हम देख रहे थे। तो एक्सटर्नल बोरिंग्स भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दिया हो यूनियन ने पैसे स्टेट्स को, जो यूनियन रीपे करेगी लोन का प्रिंसिपल, वो भी इसमें आएगा, ठीक है। मेंस का एक क्वेश्चन था, मैंने बजट को पूरा एक्सप्लेन करना था और रेवेन्यू और कैपिटल ये जो हमने डिफरेंशिएट की है इसके बारे में तो अगर आप ऐसा कुछ बना भी दोगे तो इजी हो जाएगा आपको एग्जाम में भी लिखना भी और रिवाइज करना भी, ठीक है। रेवेन्यू में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लेस देन 1 ईयर के लिए जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ आती हैं, और कैपिटल में जो मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है रेवेन्यू में कोई फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट नहीं होता। एग्जाम्पल सोल्जर्स की सैलरी, वो कुछ फिजिकल एसेट नहीं है। कैपिटल में डायरेक्टली फिजिकल एसेट क्रिएट होता है, कोई टैंक, कोई फैक्ट्री, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो हमने यहाँ पे लिखा है रिसीप्ट, डेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या क्या हो सकता है? आरबीआई से लिया हो, बैंक, एनबीएफसी, इन्वेस्टर्स, इन सब से लिया हो, स्मॉल सेविंग्स। लिख लो एग्जाम्पल्स, आयुषी लिख लो। एक्सटर्नल बोरिंग्स क्या हो सकती है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स,
लिख लिया ये? लिख लिया, हाँ या ना? एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनेंगे आप सब? क्वेश्चन Question है, the term base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of. First option है mining operations by multinational companies. Second option है curbing of the tax evasion by multinational companies. Third है exploitation of genetic resources of a country by multinational companies. Fourth है lack of consideration of environmental cost in the planning and implementation of development projects. And B, second. क्या? चैट बॉक्स में लिखना। बी सेकेंड, ठीक है, बी ही आंसर है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स इसकी बड़ी है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। Yes. Which one of the following situations best reflects indirect transfers ऑप्शंस often हैं talked about in media recently with reference to India? To India. Hả? Ê, lên đi. Biếu này nó biếu. Được phút đồ बना लिया, अच्छे से स्टेटमेंट रीड करना। Biếu này mua bàn hợp đồng mua bàn.
क्वेश्चन रीड किया सबने? क्वेश्चन विजिबल है स्क्रीन पे? इसके ऑप्शंस दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। Recording in progress. क्या लिखा हुआ है क्योंकि मैं साउंड नहीं ज्वाइन करना पड़ा है। दिख रहा है an Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country. ये ज्वाइन करना पड़ा है। One little, two little. क्या लगता है आप लोगों को क्या आंसर होगा इसका? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? One little. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? पहले तो ये बताओ। मैम आप वॉइस का माइक ऑन रखिए और पीसी को ऑफ कर दीजिए। उसका ऑफ ही है लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। मैं पीसी से ना एग्जिट ही कर देती हूँ, बट एग्जिट किया तो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। नेटवर्क इशू की वजह से बहुत मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। अब आवाज क्लियर है मेरी? ये ऑप्शन देखो और मुझे बताओ कि क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखो और मैम फोर्थ ऑप्शन Thảo đâu sao mà còn thế không?
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट। 4 आयुषी का सही रिप्लाई है डी ऑप्शन है। जयश्री नहीं। आप म्यूट हो। अब आवाज आ रही है? म्यूट नहीं है वैसे तो मेरा। मैम आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी सबको आ रही है आवाज? बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा मोटिव क्वेश्चन दिखाने का यही था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है डायरेक्टली हमने पढ़े हो क्लास में, बहुत सारे नहीं भी पढ़े हो, लेकिन उससे जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल सीख लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो मैं बताती जा रही थी, लिख लिए ना? अब आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट। अगर पहले तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ बजट, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस्ड। अगर इनकम ज्यादा है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से तो वो हुआ सरप्लस बजट, ये तो सबको पता है। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इक्वल है इनकम के तो वो हुआ बैलेंस्ड बजट। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट के इनकम से तो वो हुआ डेफिसिट बजट। ठीक है, लिख लिया इतना? अब रेवेन्यू बजट में हमने लिखा था इनकमिंग और आउटगोइंग, याद है? तो जब इनको कैलकुलेट किया जाए कि जो पैसे आ रहे माइनस जो पैसे जो एक्सपेंसेस है उनको माइनस किया जाए, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है मतलब जो आउटगोइंग अमाउंट है वो ज्यादा है तो बजट डेफिसिट में है, रेवेन्यू बजट। और अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस में है। लेकिन कैपिटल बजट जो है वो ज्यादातर सरप्लस में ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आप लोगों को वहां पे लिखवाया था बोरोइंग्स एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स इतनी हो जाती है कि वो हमेशा सरप्लस में ही रहता है। क्लियर है? अब बजट डेफिसिट क्या है? दोनों रेवेन्यू और कैपिटल का टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट क्या है। इसमें भी सेम चीज होगी।
अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है मतलब डेफिसिट, रिसीप्ट जो इनकमिंग पैसे हैं वो ज्यादा है मतलब सरप्लस। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को जीरो ही कर देती है। कैसे? वैसे अगर लॉस में आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग्स ज्यादा कर लिया और उसको दिखा दिया तो वो बैलेंस हो जाएगा। एक्सटर्नल बोरोइंग्स अगर इंक्रीज कर दिए जाए तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स इंक्रीज होगा, पैसे इनकमिंग में शो हो जाएगा और एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, तो बजट डेफिसिट जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या है? ऐसे लिखेंगे, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग्स और गवर्नमेंट की जो भी लाइबिलिटीज हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड गवर्नमेंट की लाइबिलिटी। अगर बजट डेफिसिट जीरो आ गया, इसमें आगे हम ऐड कर रहे हैं गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। एग्जाम्पल, हमने कैपिटल बजट में अगर डेट्स जो लिखे थे, सपोज 16.8 लाख करोड़ लिखे थे, लास्ट ईयर का ही डेटा है, तो जब हमने बजट डेफिसिट देखा तो वो जीरो था, लेकिन फिस्कल डेफिसिट निकाला तो वो कितना निकलेगा? 16.8 लाख करोड़। ठीक है, वही बजट डेफिसिट की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। वही चीज है जो एक्सप्लेन की है, बस लिख लिया। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन वही सेम चीज है, बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। Fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts, excluding borrowings. क्लियर है? तो दो डेफिनेशन है, दोनों से सेम ही आंसर निकलता है, एक ही बात है। ठीक है, अब लिखेंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। जितनी भी बोरोइंग्स हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो अब्रॉड से है चाहे वो इंटरनल बोरोइंग्स हैं, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, आरबीआई से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, एसएलआर, स्मॉल सेविंग्स प्लान्स, कहीं से भी है, वो सारा आएगा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसमें जब माइनस कर दिया जाएगा जो स्टेट्स को लोन दिए हैं, लोन्स टू स्टेट्स, या किसी फॉरेन नेशन को लोन दिया है,
तो आ जाएगा नेट फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है? लिख लिया सबने? किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है, The excess of total expenditure of government over its total receipt, excluding borrowings. फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। The excess of total expenditure of government over its total receipt, excluding borrowings, is option A, primary deficit, option B, fiscal deficit, third, current deficit, or D, capital deficit. ठीक है। बी। B, correct. करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से जो भी प्रीवियस जो लोन लिए हैं उनका जो इंटरेस्ट पे करना है उसको जब माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट निकल जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स। क्लियर है? मैंने आप लोगों को बताया रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। जब गवर्नमेंट ज्यादा व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स इनकम इन रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, अभी लिखा आप लोगों ने, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीव जब माइनस करेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को लिखवा रही थी कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट है और इनकम ज्यादा है तो सरप्लस है, और अगर इक्वल है दोनों तो बैलेंस्ड है। वही चीज है। ज्यादातर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कमिटेड है ऑलरेडी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेस देन 1 ईयर है, जैसे स्टाफ की सैलरी, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकती। ये पॉइंट क्लियर है? क्या क्या चीजें हैं इसमें? स्टाफ की सैलरी, स्कूल्स वगैरह का जो भी एक्सपेंडिचर होता है या वैसा कुछ, स्कूल्स वगैरह तो है कैपिटल में आ जाएगा, पेंशन, स्टाफ सैलरीज, इंटरेस्ट प्रीवियस लोन्स पे, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में। ठीक है, तो जब तो मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल में डेब्ट वाली साइड पे एक्सटर्नल बोरिंग्स, याद है? तो जब रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू बोरो मोर मनी। क्यों? एक्सपेंडिचर ज्यादा है। हम क्या करते हैं, जब हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है और हम उसको मैनेज नहीं कर पाते तो लोन ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। या फिर या तो बोरोइंग्स हो या फिर एक्सपेंडिचर जो कैपिटल साइड में हो रहे हैं उनको डिक्रीज किया जाए। अब वो कैसे डिक्रीज होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, इन पे जो पैसा लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा और डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट
ये क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस grants to various bodies which were spent for creation of capital assets. कुछ ऐसे ग्रांट्स जो दिए गए हों जो सिर्फ कैपिटल एसेट्स पे ही लगेंगे, रोड्स बनाने में, कोई स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, उसको जब माइनस कर दिया जाए तो आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, इसको ऑफ बजट रिसोर्सेज भी बोलते हैं। हाँ मैम। ऑफ बजट रिसोर्सेज ये क्या है? लिखेंगे ऑफ बजट रिसोर्सेज आर लोन्स टेकन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स and government organizations ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट फूड सब्सिडी रिलीज नहीं कर रही थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आप कहीं और से खुद से लोन ले लो बिना पार्लियामेंट को, बिना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर किसी को इन्फॉर्म किए। ठीक है, तो एफसीआई को फोर्स किया गया कि आप नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से बोरो कर लो अपनी फूड स्कीम्स के लिए। फिर बजट 2021 में कहा गया कि इस प्रैक्टिस को स्टॉप किया जाए। आउटस्टैंडिंग लोन, जितना भी इंटरनल या एक्सटर्नल लोन है वो सब आउटस्टैंडिंग लोन में आता है। इंटरनल में भी दो आएंगे, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल डेट। एक्सटर्नल जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी इन सबसे लिया गया हो। ठीक है, जब इंटरनल और एक्सटर्नल को प्लस कर देंगे तो ये आया पब्लिक डेट। अगर किसी ने भी बजट का भी रीड किया है पूरा थोड़ा बहुत भी, तो उसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको अमाउंट नहीं लिखवा रही हूँ, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे बजट से सारा डेटा लिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट इसलिए नहीं क्योंकि वो तो एवरी ईयर चेंज होगी, तो आपको खुद ही उस ईयर के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ, अमाउंट वैसे जरूरी भी नहीं है। ठीक है, पब्लिक डेट आया फॉर इसको इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट को प्लस करके। फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो अभी हमने पढ़ा वो लिखेंगे
और इन सबको टोटल जब कर देंगे तो आएगा हमारी टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटी। किस किस को प्लस किया? इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट को प्लस किया, पब्लिक डेट आया, ये ए पॉइंट हुआ। बी, पब्लिक अकाउंट्स में जितना भी पैसा है, जो भी लाइबिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट को पे करनी है। सी, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो है, इन तीनों को जब प्लस किया तो टोटल लाइबिलिटी आ गई गवर्नमेंट की। मयूरी, कोई क्वेश्चन है? पॉइंट बी क्या लिखा है? स्मॉल सेविंग जो पब्लिक अकाउंट में पैसे होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक गवर्नमेंट उनको लोगों तक नहीं दे देती तब तक वो पब्लिक अकाउंट में रहते हैं, वो एक लाइबिलिटी है। ठीक है, एक दो चीजें और हैं इसमें। क्वेश्चन था एक ना, प्रीवियस क्वेश्चन था एक। प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। वॉइस आ रही है सबको? क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट अबाउट द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure। ठीक है, समझ आई स्टेटमेंट? ऑप्शन है इसमें, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ और डी नीदर। सुना सबने क्वेश्चन? मैम फर्स्ट वाला ही लग रहा है, सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट का आंसर भी फर्स्ट ही है इसका। ठीक है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो तो फिस्कल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और जीडीपी को बढ़ाने के लिए। ये है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। मैम थोड़ा छूट गए, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंक्रीज फिस्कल एक्सपेंडिचर टू बूस्ट employment and GDP।
ये हेल्प करता है क्राउडिंग इन में, मतलब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इंक्रीज होती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। कैसे? अगर गवर्नमेंट कोई हाईवे बना रही है तो प्राइवेट कंपनीज उसके आसपास पेट्रोल पंप्स, होटल्स ये सब बनाएंगी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है? और इसका उल्टा इकोनॉमिक बूस्ट के टाइम पे डिक्रीज कर देनी चाहिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्लियर है? लिख लिया इतना सबने? नेक्स्ट लिखेंगे FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ओरिजिनली इसने कुछ टारगेट्स दिए थे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट को डिक्रीज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या टारगेट थे? बाय 2008 डिक्रीज फिस्कल डेफिसिट यूनियन और स्टेट दोनों के लिए ही 3% था ये जीडीपी का। यूनियन के केस में जीडीपी जो नेशनल वाली होती है, और स्टेट के केस में जो स्टेट वाली जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3% से रिड्यूस करना था। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अचीव भी किया, लेकिन बाकी ने नहीं अचीव कर पाए और इसको अमेंड करते चले गए इन टारगेट्स को। 2012 में अमेंडमेंट आया था जिसमें कहा नो नीड टू हैव 0% रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें कहा नो नीड टू हैव 0% रेवेन्यू डेफिसिट, इंस्टेड इट रिक्वायर्ड 0% इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बाय 2015। इसको फिर और ईयर्स तक एक्सटेंड करते चले गए। ठीक है, बस हर बार एक्सटेंड ही होता चला गया। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट डिफरेंस लिखेंगे। रेवेन्यू बजट में लिखेंगे, वैसे मैं ये सब बता चुकी हूँ आपको, लिख लेंगे ना आप लोग, जो लेस देन 1 ईयर है कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, वही सेम चीज है। ठीक है, कभी ग्राफ के उसमें है, कभी वैसे थ्योरी है। Taxation, revenue from selling goods, services, interest payment on previous loans, salaries, pension, subsidies and other non-development expenditure, ये सारा revenue expenditure में आ जाएगा। पढ़ के आप लोगों को अब रट गया होगा क्योंकि मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ। क्लियर है?
बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स क्रिएशन, ये सारा कैपिटल बजट में आ जाएगा। पहले जनरल बजट और रेलवे बजट अलग होता था, सबको पता है? ये भी एक बार रीड कर लेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो रीड कर लेना कि पहले, बहुत पुराना टॉपिक है कि रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग होता था। पहले रेलवे बजट आता था, उसके बाद जनरल बजट आता था। 1920 से सेपरेट रेलवे बजट आ रहा था। एक्वर्थ कमिटी इसको लेकर आई थी। नीति आयोग की एक कमेटी थी, स्पेलिंग लिखेंगे BIBEK, बाइबेक डेब्रॉय, DEBROY। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको अबॉलिश किया जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहा गया था। क्लियर है? एक तो और चीज थी शायद, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया बस, इजी सा है। आवाज आ रही है मेरी? Which of the following organization is the oldest as per its year of formation? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट है इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ए ऑप्शन में, सेकंड में है फर्स्ट पे कमीशन, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, और फोर्थ है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। फिर से बोलती हूँ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एज पर इट्स ईयर ऑफ फॉर्मेशन? ए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, बी फर्स्ट पे कमीशन, सी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, और डी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फर्स्ट पे कमीशन। बी फर्स्ट पे कमीशन। ए और सी जो लिख रहे हैं वो तो 50s में आया था, और फर्स्ट पे कमीशन 47 में आया था जैसे। ठीक है, क्लियर है? ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम बीओपी पढ़ेंगे। कल परसों मतलब 3 डेज आप लोगों की क्लास नहीं होगी। मंडे को होंगी 3 क्लासेस, फिर वेंसडे को 3 क्लासेस, फिर फ्राइडे को 3 क्लासेस। मोस्ट प्रॉब्ली यही शेड्यूल रहेगा, फिर फ्राइडे को खत्म हो जाएगा सारा सिलेबस होपफुली। ठीक है, मैम। तो इस क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं।